हम लोग अभी डिस्कस करेंगे व्रण शोथ एंड इन्फ्लेमेशन के बारे में। सबसे पहले शोथ की डेफिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो शोथ की डेफिनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि तैव विलक्षण पृथुग्रथित, ठीक है, तैव विलक्षण पृथुग्रथित समो विषमो वा त्वग्मान स्थायी दोष संघाते शरीर एक द्वेषे उत्थिते शोफिति उच्यते, ठीक है। ये है कि ग्रंथि विद्रदि अलजी आदि के विलक्षण स्वरूप वाली होती है, फैलने वाली होती है, गांठदार होती है, सम विषम होती है और क्या होती है, त्वचा मांस का स्थायी होती है, त्वचा मांस आदि धातुओं में स्थित होती है। और वात आदि दोषों के समूह के कारण जब शरीर के एक देश में कोई स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है तो वही शोफ कहलाती है। तैव विलक्षण पृथुग्रथित समो विषमो वा त्वग मांस स्थायी दोष संघाते शरीरे एक देश उच्चिते शरीरे एक देश उत्थिते शोफ इति उच्यते, ठीक है। इसके अलावा अगर अब आप इसकी संप्राप्ति की बात करेंगे, संप्राप्ति में सिंपल ध्यान रखना है कि संप्राप्ति में क्या होता है, दूषित हुए वातादि दोष। सबसे पहले वात दूषित होता है। वात दूषित होकर क्या करता है, बाहरी सिराओं में जाता है और बाहरी सिराओं में जाके रक्त, कफ और पित्त इनको भी दूषित कर देता है। और ये सब जब दूषित हो जाते हैं तो ये मिलके क्या करते हैं, वायु का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। वायु का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उस पर्टिकुलर स्थान पे वात क्या करते हैं, उन दोषों के साथ मिलके एक उत्सेद, एक एलिवेशन बना देता है जिसको शोथ कहते हैं, ठीक है। तो यही इसकी संप्राप्ति हो गई कि सबसे पहले वात दोष दूषित होगा, बाहरी सिराओं में आश्रित होगा, रक्त, कफ, पित्त को दूषित करेगा और वहाँ पे उन तीनों दोषों की वजह से, रक्त, कफ, पित्त की वजह से वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और वायु फिर उन्हीं दोषों के साथ मिलकर उसी स्थान पे एक उत्सेद उत्पन्न करेगी जो कि शोथ कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आप इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या होता है, गुरुता रहती है, अनवस्थित ये रहता है, गुरुता है, अनवस्थित है, उत्सेद रहता है, उष्णता रहती है, सिराओं का पतलापन रहता है, ठीक है। अब भेद की बात करेंगे तो सुश्रुत ने इसके 6 भेद बोले हैं, वात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातज और आगंतुज, ठीक है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो वातज होता है, ठीक है, तो जो वातज वाला होता है वो होता है अरुण कृष्ण वर्ण का, अरुण कृष्ण वर्ण का, परुष होता है, मृदु होता है, अनवस्थित होता है, ठीक है। और बस इसके अलावा जो पित्तज वाला होता है, पित्तज वाला कैसा होता है, वो पीत होता है, मृदु होता है, रक्तयुक्त होता है और शीघ्र बढ़ने वाला होता है, ठीक है, शीघ्र अनुसारी। तो वातज वाले में आपने ध्यान रखना है अरुण कृष्ण परुष तोद होगा और मृदु अनवस्थित रहेगा वो, ठीक है। पित्तज वाला ध्यान रखना है पित्त वर्ण का मृदु रहेगा और रक्त वर्ण का रहता है और शीघ्र अनुसारी होता है, माने जल्दी वो बढ़ने वाला होता है। फिर कफज की अगर बात करेंगे तो कफज में क्या होता है, कफ की वजह से पांडु वर्ण का रहेगा, श्वेत वर्ण का रहेगा, कठिन रहता है, शीत रहता है, स्निग्ध रहता है, धीरे धीरे बढ़ने वाला। धीरे धीरे बढ़ने वाला माने मंद अनुसारी, ठीक है, मंद अनुसारी वो रहता है। इसके अलावा कंडू रहता है, गुरुता रहती है, सुप्ति रहता है उसमें, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। जो सन्निपातज है, तीनों दोषों से मिक्स लक्षण मिलेंगे। रक्तज वाला जो है अति कृष्ण इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अति कृष्ण इसका एक अलग लक्षण होता है, बाकी सारे पित्त के जैसे होते हैं। जो आगंतुज वाला होता है, आगंतुज में पित्त और शोणित के मिले हुए लक्षण होते हैं। इंपॉर्टेंट इसकी वो लोहित वर्ण की अवभाषा, यानी लोहित वर्ण के जैसा वो दिखता है। फिर शोफ की स्टेजेस की बात करते हैं। ये शोफ के टाइप हो गए। शोफ की 3 स्टेजेस होती हैं, आम, पच्यमान और पक्वावस्था। आम, पच्यमान और पक्वावस्था। सबसे पहले आम अवस्था स्टेज 1 जो है, इसमें क्या होता है कि मंद ऊष्मा रहती है, ठीक है। स्वेलिंग का जो वहाँ पे गर्मी है वो कम रहती है, मंद ऊष्मा रहता है, त्वक के जैसा ही कलर रहता है, वहाँ पे खाली स्वेलिंग रहेगा लेकिन डिस्कलरेशन नहीं है स्किन में। शीत शोफता रहेगी, ठीक है, ठंडा है वो स्वेलिंग, बहुत वहाँ पे कोई गर्म नहीं है, ठीक है। मंद वेदना रहती है और अल्प शोफ है, बहुत बड़ी स्वेलिंग नहीं है, मंद वेदना है। तो ये सारे लक्षण होते हैं आम अवस्था के। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि खाली सिंपल जो स्वेलिंग हो गई है पैर में, वहाँ पे कोई टच करने पे कोई गर्म नहीं महसूस हो रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं है, ठीक है। तो ये मंद ऊष्मा, त्वक सवर्णता, शीत शोफोस्थैर्यम, मंद वेदना, अल्प शोफता च आम लक्षणम उद्दिष्टते, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हो गए। फिर जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है पश्चिमान शोफ की। तो इसमें ना मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेन होता है, ठीक है। सुई चुभने के समान पीड़ा होती है, चींटी के समान काटने, जैसे चींटियाँ काट रही हो इस तरीके की वेदना होती है, चींटियाँ शरीर पे चल रही हैं ऐसा पेन होगा, शस्त्र से काटा जा रहा है ऐसा पेन होगा, शक्ति शस्त्र से भेदन कर दिया ऐसा पेन होगा, डंडे से या लकड़ी से पीटा जा रहा है ऐसा पेन होगा, हाथों से दबाए जाने के समान पेन होगा, अंगुलियों द्वारा मसल दिया गया है ऐसा पेन होगा, अग्नि से जला दिया है, शार से पका दिया है ऐसा पेन होगा, ठीक है। इसमें ओश चोश ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसमें परिदाह होगा, ये सारा मल्टीपल टाइप ऑफ पेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसकी, इसमें ना जैसे बिच्छू ने काट दिया, वृश्चिकवत वेदना भी इसमें देखने के लिए मिलता है। और रोगी को ना खड़े रह के आराम है, ना बैठ के आराम है, ना लेट के आराम है, ठीक है। किसी भी अवस्था में रोगी को आराम नहीं मिलता है। फिर इसके अलावा क्या रहता है, और इसके साथ ही हमें जो
पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि शोफ जो है आद्मान युक्त रहता है, ठीक है, फूले हुए मशक के समान वो रहता है। और तो अब यहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। आम अवस्था में डिस्कलरेशन नहीं था, यहाँ पे डिस्कलरेशन रहेगा। और शोफ आम अवस्था से अधिक वृद्धि अब यहाँ पे हो जाएगी। आम अवस्था में कम था स्वेलिंग, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अब थर्ड स्टेज जो है पक्वावस्था, जैसे आम अवस्था में सब कुछ शुरू हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे मन दूष्मा थी, मन वेदना थी, त्वक संवर्ण था, शीत शोफता थी, ठीक है, सब कुछ कम कम था। फिर जो पित्त वाला आया, सॉरी जो स्टेज 2 आया पश्चिमान, इसमें पित्त की डोमिनेंस रहती है, तो इसमें ना सब कुछ बहुत ज़्यादा होने लगा, बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ पेन, सुई चुभने की समान पीड़ा, चींटियाँ काट रही हैं, चींटियाँ शरीर पे चल रही हैं, शस्त्र से काट दिया गया, शस्त्री शस्त्र से भेदन कर दिया गया, डंडे या लकड़ी से पीट दिया गया, हाथ से दबाया जा रहा है, उंगलियों से मले जा रहा है, ठीक है, अग्नि से जलाना, शार से जलाना, पकाए जाने के समान पीड़ा, ओश चोश परिदा, बिच्छू के जैसे काटने के समान पीड़ा, ठीक है, और न खड़े रहने पे आराम है न बैठने पे आराम है, ठीक है, भरे हुए मशक की तरह ये पूरा तना हुआ रहता है, माने कि जैसे पानी का भरा हुआ एक बलून है या रबर बैग है, पूरा तना हुआ रहता है, वैसे ये तना हुआ रहता है, ठीक है। और डिस्कलरेशन इन द स्किन देखने के लिए मिलता है, और आम अवस्था के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलेगा। अब थर्ड स्टेज जो आएगी वो आएगी पक्वावस्था। अब यहाँ पे सारी चीज़ें कम कम होने लगेगी, ठीक है, तो अब स्वेलिंग कम होगी तो वेदना की शांति होगी, पांडुता आएगा, अल्प शोकता आएगी, ठीक है, त्वचा पे झुर्रियाँ बढ़ने लगेंगी, क्योंकि अब पहले पूरा भरा हुआ था पस उसके अंदर या कुछ भी लिक्विड भरा हुआ था, स्वेलिंग पूरी फूल रखी थी, ठीक है, तना हुआ था वो। अब लेकिन जब उसके अंदर से पानी कम हो जाएगा तो वो थोड़ा सिकुड़ने लगेगा, तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, दरारें पड़ेंगी, उंगलियों से दबाने पर त्वचा एवं मांस में गड्ढा पड़ जाएगा, पीडिंग टाइप ऑफ एडिमा विल बी सीन। इसके अलावा क्या है, और उंगलियाँ जैसी आप हटाएंगे तो वापस से वो फूल जाएगा, तो पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और आप ना इसमें वो फ्लक्चुएशन टेस्ट कर सकते हैं, एक साइड से दबाओ और फिंगर दूसरी साइड रखो तो आपको तरंगे जल तरंगे सी महसूस होने लगेंगी, इसमें फ्लक्चुएशन टेस्ट, ठीक है। बार बार सुई चुभने की सी पीड़ा होगी, कंडू होगा, और शोफ का जो उभार है, स्वेलिंग है, वो भी कम हो जाएगी, उपद्रवों की शांति हो जाएगी, और भोजन करने की अब इच्छा यहाँ पे रोगी को होने लगेगी। ये सब जो है पक्व शोफ के लक्षण है। तो 3 स्टेजेस होती हैं, ये आपने ध्यान रखनी है। और 6 इसके प्रकार होते हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तजर आगंतुज, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आप इसकी चिकित्सा की बात करेंगे तो चिकित्सा में सीधे ध्यान रखना है, चिकित्सा में 7 स्टेप हैं इसके। ये वाला आदो विमलापन कुर्यात, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाहश्च, चतुर्थ पाटन क्रिया, पंचम शोधन कुर्यात, षष्टम रोपण इष्टे, ठीक है। ये मतलब 7 उपक्रम है जो आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, विमला अब उनके पास रोवी, ठीक है, विमला अब उनके पास रोई, विमला से हो जाएगा विमलापन। सेकंड स्टेप है अवसेचन, तीसरा है उनके पास रोइना, तो उनके से आप ध्यान रखेंगे उपना, फिर पास से आप ध्यान रखेंगे पाटन क्रिया, स से ध्यान रखेंगे शोधन, पास के स से, ठीक है, और रोवी से रो से आप रोपण, और वी से विकृति अपहरण, ठीक है। विकृति अपहरण क्या होता है, कोई भी जैसे चोट लग जाती है तो वहाँ पे बाद में घाव रह जाता है ना, तो उस घाव को हटाना है, इस विकृति अपहरण, ठीक है। तो विमलापन करेंगे फर्स्ट स्टेप में, दूसरा अवसेचन, उपनाह तीसरा, चौथा पाटन, शोधन, रोपण एंड विकृति अपहरण। तो ये 7 उपक्रम होते हैं, आदो विमलापन कुर्यात, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाहश्च, चतुर्थ पाटन क्रिया, पंचम शोधन कुर्यात, षष्टम रोपण इष्टते, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब हम इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे, तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू द इंजरी, ठीक है, लिविंग टिश्यू का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द इंजरी, इट इन्वॉल्व्स वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड सेलुलर चेंजेस विद इन द लिविंग सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है एक तो, और कुछ सेलुलर चेंजेस आपको लिविंग सेल में देखने के लिए मिलेंगे। द प्रोसेस इज कंटिन्यूस, प्रोसेस कंटिन्यूस होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक्यूट होती है, सब एक्यूट होती है, क्रोनिक होती है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड बाय अ स्टिमुलस एंड रिमूवल ऑफ स्टिमुलस शुड रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन होता किससे, स्टिमुलस की वजह से, तो रिमूवल ऑफ स्टिमुलस क्या करेगा, डिक्रीज इन द इन्फ्लेमेशन कर देगा। इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन एक्यूट पीरियड, अगर एक्यूट पीरियड में नहीं ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्रोनिक बन जाएगा। ब्लड इज द प्राइमरी डिलीवरी सिस्टम इन द इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हमें बताइए। कार्डिनल फीचर्स की बात करेंगे तो र्यूबर, ट्यूमर, कैलोर, ये सारे पॉइंट्स तो हमें पता ही होता है। र्यूबर होता है, ट्यूमर होता है, कैलोर होता है, डॉलर होता है, एंड फंक्शनोलेसिया, ठीक है। ये इसके कार्डिनल फीचर्स होते हैं 5, ठीक है। ट्यूबर माने रेडनेस देखने के लिए मिलेगी उस पर्टिकुलर एरिया में, र्यूबर माने स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, कैलर माने हीट देखने के लिए मिलेगा, डॉलर माने पेन देखने के लिए मिलेगा, एंड लॉस ऑफ फंक्शन विल बी सीन, ठीक है। तो रेडनेस है, स्वेलिंग है, आपको कैलर देखने के लिए मिलेगा, पेन देखने के लिए मिलेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, और लॉस ऑफ फंक्शन आपको उस पर्टिकुलर एरिया में देखने के लिए मिलेगा। एंड बस ये इतना पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके कार्डिनल फीचर्स हो गए। कॉजेज़ की अगर आप बात करेंगे, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या हो सकता है, कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स हो गए, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन हो गए, एंडोटॉक्सिन हो गए, इन दोनों की वजह से देखने के लिए मिल सकता है। ना केवल बैक्टीरिया बल्कि ये वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस पैरासाइट्स जो हैं आके
ये कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है किसी के अगेंस्ट, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, कुछ फिजिकल एंड इरिटेड, फिजिकल है इरिटेंट एंड कोरोसिव केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो इरिटेशन क्रिएट कर दे बॉडी में, जैसे कि हो गया कोई फिजिकल टाइम, जैसे चोटी लग गई, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इरिटेशन हो गया, तो फिजिकल ट्रॉमा। यूवी रेज हो गया, आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया, बर्न हो गया, एक्सेस कूलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इरिटेंट की तरह काम करेंगी। इसके अलावा टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, ये आगे चल के जो है इन्फ्लेमेशन करा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे तो इन्फ्लेमेशन क्या है, लोकल एंड सिस्टमिक, दो तरीके के उसके इफेक्ट्स होते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट में क्या रहता है कि एकदम से फीवर आएगा, मैलेज होगा, थकान होगी, ठीक है, एंड ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, वहाँ पे डब्ल्यूबीसीज देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा क्या है, लोकल इफेक्ट में सिस्टमिक इफेक्ट तो पूरी बॉडी में आपको इन जनरल क्या देखने के लिए मिलेगा, देखो जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहाँ पे क्या है, फॉरेन, आप ये समझो कि वहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी आ गई, अब उससे ना वहाँ पे फाइट होने वाली है, और फाइट करेगा कौन, डब्ल्यूबीसी। तो ऑब्वियसली जब वहाँ पे फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी चाहिए तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी बनाएगी, तो आपकी ओवरऑल बॉडी में क्या है, डब्ल्यूबीसी रेज मिलेगा, मैलेज, आपको थकान मिलेगी, और फीवर तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि पैथोजन एंटर किया है। अब उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कोई एज सच खास फंक्शन आपको वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। आर यूजुअली क्लियर बेनिफिशियल फॉर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट एट अदर टाइम अपेयर टू बी सीवियर और नो फंक्शन। तो खाली आपको वहाँ पे स्वेलिंग ही देखने के लिए मिलेगा, और कुछ लोकल इफेक्ट में नहीं मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे थोड़ा सा रेज मिलेगा, रेडनेस हो गया, तो वो जो रूबर टूबर कैलोर वाले पॉइंट्स थे ना, वो आपको लोकल इफेक्ट में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के, एक तो ये टॉक्सिन्स का खात्मा करता है, ठीक है, टॉक्सिन को खत्म करता है, एंटीबॉडीज़ की जो है एंट्री को प्रमोट करता है। ऑब्वियसली एंटीबॉडीज़ बन रही है फिर अब वो पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है, और उस पर्टिकुलर एरिया में न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पैथोजन के अगेंस्ट फाइट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के, तो हार्मफुल इफेक्ट्स में यही है कि नॉर्मल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है, स्वेलिंग रहता है, और इनएप्रोप्रिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब सिस्टमिक इफेक्ट में तो हमने देख लिया कि इसमें ल्यूकोसाइटोसिस है, फीवर है, ये सब देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब ना आप टाइप्स की अगर बात करेंगे तो टाइप्स में ना दो तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है, एक होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वेस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स में मेनली आपको वेजोडाइलेशन देखने के लिए मिलेगा, जिससे वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज मिलेगी। सेलुलर इवेंट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सेल जो है वेसल से निकल के बाहर आ रहे हैं इन द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, एंड ये कैसे हो रहा है, कीमोटैक्सिस से। कीमोटैक्सिस क्या होता है, कोई भी एक मैसेंजर बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी सहायता से, मतलब वो सिग्नल जैसा पहुंचाएगा एक केमिकल मीडिएटर बॉडी में, और उसकी वो सिग्नल्स को सुन के आप समझ लीजिए कि डब्ल्यूबीसी बाहर निकल के आ रहे हैं, दैट इज कीमोटैक्सिस, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स बिकम एक्टिवेटेड एंड देन फैगोसाइटोसिस यहाँ पे होने लगेगा। क्रोनिक में क्या होता है, होस्ट रिस्पॉन्स टू एन इंसाइटिंग स्टिमुलस देन कंटिन्यूज फॉर वीक एंड मंथ, ठीक है। ये क्या रहता है कि वीक एंड मंथ्स के लिए जब इन्फ्लेमेशन चलते रहे, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक वाला। तो कैरेक्टर्स की बात करेंगे, नॉट यूजुअली, क्रोनिक वाले के बारे में बताया कि क्रोनिक वाला ना नॉट यूजुअली रेड एंड हॉट, डू नॉट ऊज, माने कोई किसी तरीके का वहाँ से श्राव नहीं होता है, प्रोडक्टिव एंड प्रोलिफरेटिव रहता है, ऑफन प्रेजेंट विद इन्फेक्शन, ठीक है, ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स। एंड इसके अलावा यहाँ पे बस इतना ही काफ़ी है। अब क्या होता है ना, कई बार ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, एक मतलब गांठ जैसी बन जाना, आप समझ लो। तो क्या होता है कि ग्रैन्युलोमा, ग्रैन्युलोमैटस जो इन्फ्लेमेशन होता है वो ऑलवेज इन क्रोनिक, और प्रीडोमिनेंटली मैक्रोफेजेस की वजह से ये होता है, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया अबाउट शोथ एंड इन्फ्लेमेशन, इन दोनों का कंबाइंडली एक शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।